हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो इससे रिलेटेड हम सारी थ्योरी भी पढ़ चुके हैं और सारे न्यूमेरिकल भी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज न्यूमेरिकल की लास्ट वीडियो, इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल जो है इसकी लास्ट वीडियो, फिर हम कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी कर लेंगे कुछ, और तब ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का। अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज बाउंड राउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर दे रखा है जिसका हमारे पास मास दे रखा है 3 kg, और क्या दे रखा है कि उसका रेडियस भी दे रखा है। रेडियस ऑफ द हॉलो सिलेंडर 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को आप सबसे पहले मीटर में चेंज कर लो, वो ऐसा हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या फिर इसको इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, क्योंकि यहाँ से हम जीरो हटा देंगे। What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? बोला if force is 30 Newton then find the angular acceleration। तो angular acceleration निकालने के लिए सबसे पहले हम टॉर्क फाइंड आउट करते हैं। देखो, तो हम लिखेंगे सिंस टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस F होता है। और एक फॉर्मूला और बताता हूँ आपको टॉर्क का, टॉर्क इक्वल टू I इंटू एल्फा होता तो एक फॉर्मूला और है टॉर्क का, उसे भी ध्यान रखना पड़ेगा। टॉर्क इक्वल टू होता है आपका dl/dt। ये सारे फॉर्मूले टॉर्क के हैं, आपको जौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें सबसे पहले टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कर क्या रहे हैं, देखो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले की मदद से टॉर्क निकाल देंगे। टॉर्क की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे पुट कर देंगे और ये अल्फा की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। और टॉर्क निकालते सबसे पहले टॉर्क कैसे निकलेगा, आर रख दिया हमने 40 इंटू 10⁻⁻1 इंटू एफ की वैल्यू रख दी 30। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बस 4 3 12 हो गया, ये 0 इंटू 10⁻⁻1। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू 120 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क निकल के आ गया हमारा 120 न्यूटन मीटर। अच्छा, ये क्या था, देखो ये 4 है, ये है 4 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। 40 नहीं है ना, तो 4 है, तो ये 12 हो जाएगा, खाली यहाँ पे एक जीरो आएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 12। तो 12 न्यूटन मीटर हमारे पास टॉर्क निकल के आ गया। ठीक है, तो 4 इंटू 10⁻⁻1 था हमारे पास रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू हमने 4 इंटू 10⁻⁻1 रखी, तो हमारे पास टॉर्क निकल के आ गया 12 न्यूटन मीटर। तो ध्यान रखना है हमारे पास ये टॉर्क निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टाउ की वैल्यू तो 12 रख दी। अब आई जो है ये हॉलो सिलेंडर के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो हॉलो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो mr² रख देंगे 12 इंटू एम की वैल्यू 3 kg रख देंगे इंटू r²। आर जो हमारे पास 4 है इंटू 10⁻⁻1 है, 4 आर हमारे पास, उसका स्क्वायर कर दिया इंटू एल्फा। तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 3, और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2 हो जाएगा, इस तरीके से अल्फा। अभी हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, और ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो एक्चुअल में आंसर आएगा तो आएगा अल्फा बराबर 1/4 इंटू 10⁻⁻2, उधर जाके +2 बन जाएगा। तो इस तरीके से अल्फा, और जो अल्फा होता है उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करके 0.25 हो जाएगा, इसको डिवाइड करके इंटू 10⁻2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। या फिर देखो 10⁻2 को जब आप हटाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो 10⁻2 को जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻2 का मतलब क्या है 100 को जैसे आप 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। तो एक्चुअली में जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अल्फा इक्वल टू 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे किया तो कुछ भी नहीं है, हमारा मास था, रेडियस था, फोर्स था, तो उसकी मदद से पहले हमने टॉर्क निकाला, फिर टॉर्क का एक फॉर्मूला अप्लाई करा टाउ इक्वल टू आई अल्फा करके, तो वहां से अल्फा भी हमने कैलकुलेट कर दिया। तो अल्फा भी यहाँ पे निकल के आ चुका है 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रूप। आप सबसे पहले निकालना है इसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा। एज्यूम दैट देयर इज नो स्लीपिंग। हमें यहाँ पे ये भी एज्यूम करना है कि देयर इज नो स्लीपिंग, यानी कि कोई भी यहाँ पे स्लिप नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी यहाँ पे फिसलने का कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यानी कि देखो आर है ना, इसको आर बना लेते हैं। ये v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v क्या यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, आर क्या यहाँ पे रेडियस, ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो a इक्वल टू आर एल्फा के बराबर होता है। और a क्या हो गया यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन, r हो गया आपका यहाँ पे क्या हो गया रेडियस हो गया, और अल्फा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो तीनों चीजें यहाँ पे लिख देनी है पहले कि ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये रेडियस है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब आपको करना है कि यहाँ पे से ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है लीनियर वाला, तो r की वैल्यू रख दो 4 इंटू 10⁻⁻1। इसी तरीके से अल्फा की वैल्यू जो आपने निकाली 25, इसको भी रख दो, तो जाएगा 25 4 100 इंटू 10⁻⁻1 a इक्वल टू इस तरीके से आएगा। या फिर a इक्वल टू ये हो जाएगा 10⁻2 है, ये -1 है 10⁻1, यानी कि ये रह जाएगा आंसर। तो a इक्वल टू 10 रेडियन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ये भी था, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको ध्यान रखना है अच्छे से कैसे इस क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी इनको सॉल्व करना है।
बस आपको क्या करना है, जो चीज़ हमें पूछी हुई है उसके बहुत सारे फॉर्मूले लिख देने हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले एंगुलर एसेलरेशन पूछा था कि क्या कहाँ था ये, व्हाट इज द एंगुलर एसेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। तो एंगुलर एसेलरेशन के आप जितने फॉर्मूले जानते हैं सारे लिख दो। फिर अब देखो उसमें से कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पहले तो लिखा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब देखो टॉर्क निकालने के लिए तो हमारे पास यहाँ पे मदद है, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है और आर भी दे रखा है एफ भी दे रखा है हमारे पास। तो इसलिए हमने पहले टॉर्क कैलकुलेट कर दिया, टॉर्क कैलकुलेट कर दिया करके यहाँ पे रख दिया। अब आई जो है हॉलो सिलेंडर के लिए एम आर स्क्वायर होता है, तो आपके पास मास भी दे रखी, रेडियस भी दे रखी, तो सब अप्लाई करके आप यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टू मेंटेन अ रोटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 200 रेडियन पर सेकेंड एन इंजन नीड्स अ ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ 180 न्यूटन मीटर, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन। तो बहुत आसान सवाल है, तो बहुत ही आसान सवाल। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एंगुलर जो स्पीड दे रखी है उसको लिख लेते हैं। वो कितनी है, 200 है ना। इसको थोड़ा सही करते हैं, देखो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, उसका ध्यान रखना है। तो 200 रेडियन पर सेकंड, इस तरीके से हमारे पास क्या दे रखी है, एंगुलर स्पीड दे रखी है। हमारे पास टॉर्क दे रखा है, टॉर्क इक्वल टू दे रखा है 180 न्यूटन मीटर। अब आपको पावर फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन। तो पावर का फॉर्मूला अगर आप लीनियर ट्रांसलेशन मोशन या लीनियर मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पे पावर इक्वल टू हमने वर्क अपॉन टाइम इस तरीके से निकाला था, है ना। और हमने क्या करा था, देखो ये जो हमारे पास वर्क है, इस वर्क की जगह हमने एफ डॉट डेल्टा एस रख दिया था, बिकॉज वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, समझ लो से। अब ये डेल्टा एस अपॉन टी है ना, डेल्टा एस अपॉन टी का मतलब क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन टी का मतलब होता है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि वेलोसिटी। तो इस तरीके से एफ डॉट वी पावर इक्वल टू ऐसे भी निकलता है एफ डॉट वी, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो वेक्टर फॉर्म में एफ डॉट वी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करते हैं एफ और वी का। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, हमारे पास थर्ड क्वांटिटी जो आती है पावर, वो स्केलर क्वांटिटी निकल के आ जाती है। और याद रखना पावर का एसआई यूनिट वॉट होता है। तो कुछ चीज़ आपको ध्यान भी रखनी पड़ेगी कि पावर का फॉर्मूला जो हमने निकाला है, देखो ये तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं लीनियर मोशन के लिए। अब आप जैसे ही यहाँ पे पावर निकालेंगे रोटेशनल मोशन में, तो कैसे निकालेंगे, देखो फोर्स की जगह आप अच्छे से जानते हैं कि फोर्स की जगह हम क्या करते हैं, टॉर्क का इस्तेमाल कर देते हैं। और वेलोसिटी की जगह हम क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का इस्तेमाल कर देते हैं रोटेशनल मोशन के टर्म में। तो कुछ नहीं है, देखो जो हमारे पास लीनियर मोशन वाले यानी कि ट्रांसलेशन मोशन वाले जो हमारे पास फॉर्मूले थे, उसको क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके फोर्स की जगह हम टॉर्क रख देते हैं, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी रख देते हैं, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन रख देते हैं, जहाँ पे मास होता है उसकी जगह हम इनर्शिया पुट कर देते हैं, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी जगह हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पुट कर देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उस हिसाब से सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो जैसे ही मैंने बोला लीनियर मोशन में या फिर ट्रांसलेशन मोशन में पावर इक्वल टू एफ डॉट वी होता है, तो हम क्या करेंगे, देखो रोटेशन मोशन की जब बात करेंगे तो फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है, सीधी सी बात है। वेलोसिटी की जगह हम क्या अप्लाई करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी अप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो, टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 180 इंटू ओमेगा की वैल्यू रख दो 200, तो आपका सीधी सा आंसर आ गया। देखो ये 36 हो गया, 000, ये पावर इस तरीके से। ये इसको वॉट भी लिख सकते हैं आप, 36,000 वॉट, या फिर इसको ऐसे लिख दो 36 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा किलो वॉट। तो इस तरीके से आप, नहीं ये क्या हो जाएगा, अभी तो वॉट ही क्योंकि 10⁻³ है। या फिर इसको इस तरीके से लिख दो, देखो 36 किलो वॉट, क्योंकि 10⁻³ को जैसे आप डिसअपेयर करेंगे तो किलो वॉट यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज 10⁻³ का मीनिंग होता है किलो वॉट। तो पावर इक्वल टू 36 किलो वॉट आप यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो हमने किया कुछ भी नहीं, देखो जो फॉर्मूले उन्हीं को थोड़ा बहुत हम इधर उधर एडजस्ट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आता रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, हमारे पास एक डिस्क है, देखो यूनिफॉर्म डिस्क है। डिस्क का मतलब होता है जैसे हमारे पास सीडी होती है ना डीवीडी की, उस तरीके से एक डिस्क है हमारे पास। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 इज कट आउट। बोला इसमें से एक सर्कुलर होल काट दिया जाता है r/2 रेडियस का। द सेंटर ऑफ होल इज एट द r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क। उसने क्या बोला, जो सेंटर ऑफ होल है वो r/2 डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क। तो ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ये हो गया, देखो। और ओरिजिनल डिस्क की जो हमारे पास रेडियस देखिए कैपिटल R देखिए। बोला द सेंटर ऑफ होल जो हमने होल कट किया है इज एट द r/2, यानी कि r/2 मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं पे चलो r/2 यहाँ पे पहुंच गया, मान लो ये है आपके पास सेंटर ऑफ होल जो होल है। और उस होल को कुछ इस तरीके से हम उसका क्या करेंगे, होल बना देंगे, मतलब ऐसे सर्कल बना देंगे उस तरीके। तो इस तरीके से सर्कल बन जाएगा। देखो यहाँ पे साइड में से हमने कट कर दिया r/2 रेडियस का, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने बोली डिस्टेंस क्या है r/2 है। तो r/2 रेडियस का एक डिस्क और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कट कर दिया। हमारे पास जो ओरिजिनल डिस्क है उसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, उसमें से हमने r/2 रेडियस का एक डिस्क कट आउट कर दिया। और उसने बोला है जो सेंटर है इसका, जो न्यू डिस्क का जो नई डिस्क बनी जो उसका सेंटर है वो क्या है, r/2 डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पे फिगर बना दिया। लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो यहाँ पे जो हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्क है
तो यूनिफॉर्म डिस्क के लिए देखो, यूनिफॉर्म जब भी वर्ड आएगा तो यूनिफॉर्म वर्ड के लिए क्या होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और सेंटर ऑफ मास दोनों बराबर निकल के आते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, यूनिफॉर्म मटेरियल होता है, उसके लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों के दोनों सेम निकल के आते हैं। तो दोनों का हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ सपोज करके चल देंगे। लेट मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, जो हमारा मास है ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, ओरिजिनल जो डिस्क है उसका मास कंसिडर कर लेंगे कुछ, तो कैपिटल एम उसका मास कंसिडर कर लो, किसका, ओरिजिनल डिस्क का। अब हमने क्या करा, उससे एक हमने स्मॉल डिस्क काट दी जिसका रेडियस स्मॉल r/2 है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं देखो मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया अगर आप कैलकुलेट करते हैं मास पर यूनिट एरिया, तो देखो हम उसको पहले तो सिग्मा से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सिग्मा से मास पर यूनिट एरिया को सिग्मा से डिनोट करते हैं। मास पर यूनिट एरिया का मतलब एरिया से डिवाइड कर दो, तो मास इक्वल टू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकल के आ जाएगा, सिग्मा को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मास पर यूनिट एरिया। अब ये एरिया हो गया। अब एरिया जो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, ये किसका मास है भाई, ये तो ओरिजिनल डिस्क का मास है। तो ओरिजिनल डिस्क का एरिया निकालेंगे। ओरिजिनल डिस्क का एरिया क्या होगा, पाई, और ओरिजिनल डिस्क की रेडियस r²। तो इस तरीके से एरिया हमने ओरिजिनल डिस्क का निकाल दिया। तो मास बराबर आ गया हमारे पास ओरिजिनल डिस्क का पाई, या फिर सिग्मा को आगे लिख दो, सिग्मा पाई r²। इस तरीके से ओरिजिनल डिस्क का हमारे पास मास निकल के आ गया। अब हमारे पास क्या है एक्चुअली में, जो हमने जो एक हॉलो हमने डिस्क काटी है, जो सर्कल काटा है, उसकी रेडियस r/2 है। तो हम पहले इस वाले जो डिस्क का जो हमने डिस्क यहाँ से कट आउट किया है, इसका हम पहले मास फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मास फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे हमने मास निकाला ओरिजिनल डिस्क का, इसी तरीके से मास निकालेंगे किसका, मास ऑफ द कट आउट डिस्क, यानी कि जो हमने वहां पे से डिस्क कट आउट की है उसका हम मास निकाल देंगे। तो स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं। तो जगह देखो सिग्मा, देखो यहाँ पे जो हमारे पास मास पर यूनिट एरिया जो सिग्मा होगा वो तो पूरी डिस्क के लिए सेम होगा, बिकॉज डिस्क तो यूनिफॉर्म है। तो चाहे वो डिस्क में से छोटा पार्ट कट करो, आप कितने ही पार्ट बना दो, तो उसका मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, पूरी डिस्क का सेम निकल के आएगा। तो सिग्मा हो गया, पाई तो पाई रहेगा, लेकिन आर की जगह क्या आ जाएगा, अब आपका r/2 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारे पास जो हमने कट आउट किया यहाँ पे छोटा सा पार्ट, उसका भी हमने मास यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। तो मास इक्वल टू क्या हो गया, देखो सिग्मा पाई r²/2। अच्छा 2 नहीं, सॉरी, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो, देखो m इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास ये ऊपर तुम आपको दिखाई दे रहा पूरा पूरा, देखो सिग्मा पाई r²। इस तरीके हम क्या रख सकते हैं, सीधा सीधा इक्वेशन फर्स्ट से कैपिटल M, तो स्मॉल m बराबर जो आ जाएगा कैपिटल M/4 आ जाएगा। यानी कि जो न्यू डिस्क आपने कट आउट किया वहां से, उसका जो मास है वो ओरिजिनल डिस्क के मास के 1/4 के बराबर निकल के आ जाए। ठीक हो गई बात। अब हम बात क्या करते, देखो अब हम कट करते, देखो क्या लिखा है, आफ्टर कटिंग द, हम लिखते हैं आफ्टर कटिंग द डिस्क। अब मान लो डिस्क को कट कर दिया ना, अब डिस्क को कट कर दिया, पहले तो हमने मास निकाला ओरिजिनल डिस्क का, फिर हमने बोला कि अगर काट दें तो मास ऑफ द कट आउट डिस्क जो होगा वो इतना निकल के आ जाएगा। आफ्टर कटिंग द डिस्क, मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, अब मास कितना रह जाएगा ओरिजिनल डिस्क का, ये है समझने की बात। मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क विल बी एट O, देखो इस पॉइंट को O मान लो और इस पॉइंट को मान लो O'। तो देखो जो मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क होगा, DISC लिख दो, DISK लिख दो, कुछ भी लिख दो आपको, है ना, तो डिस्क, तो मैंने बोला मास ऑफ द जो ओरिजिनल डिस्क होगा वो कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के, वो तो कैपिटल M होगा। और कहाँ पे होगा वो, देखो मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क विल बी एट O, यानी इस पॉइंट O पे जो है वो ओरिजिनल डिस्क का मास है। तो मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क यहीं पे रहेगा, इस पॉइंट O पे। एंड क्या लिखोगे, मास ऑफ द कट आउट डिस्क, तो आपने कट आउट करी, कट आउट डिस्क, देखो है कुछ भी नहीं, मास ऑफ द कट आउट डिस्क कितना हो जाएगा, -M/4। बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे ये माइनस साइन लेने का, कट आउट डिस्क जो आपने यहाँ पे डिस्क कट आउट की यानी कि काट दी, जो वहाँ पे थोड़ा सा आपने होल बना दिया, उसको हटा दिया आपने वहाँ से, तो वो हट गया वहाँ से, रिमूव हो गया। रिमूव हो गया का क्या मतलब है, उसका जो मास होगा कट आउट डिस्क का वो माइनस में आ जाएगा, बस इतने अंतर, क्योंकि हमने उसे यहाँ पे रिमूव कर दिया। मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क तो आपका O पे रहेगा, लेकिन मास ऑफ द कट आउट डिस्क जो होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास ऑफ द कट आउट डिस्क वो होगा O' पे। कुछ चीज आपको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ध्यान भी रखनी होती है। तो इस तरीके से हम, मैंने क्या बोला, मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क इस पॉइंट O पे होगा जो कैपिटल M के बराबर ही होगा, ठीक है। और मास ऑफ द जो कट आउट डिस्क, जो डिस्क हमें कट आउट करके ऐसे रिमूव कर दी, उसका जो मास होगा वो इस O' पे होगा। सीधी सी बात होगी, इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, उसका सेंटर पे होगा, बिकॉज इट इज अ होमोजीनियस। और हमने इसका मास कितना बोल दिया, -M/4, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो मास है वहां पे उसको रिमूव करना पड़ेगा, वो होल मास रिमूव करना पड़ेगा। अब हम निकालते हैं द सेंटर ऑफ मास। हमें क्या निकालना है एक्चुअली में, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजल्टिंग बॉडी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजल्टिंग बॉडी। तो कहां पे निकल के आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजल्टिंग बॉडी, उसको X से डिनोट कर दो, R से डिनोट कर दो, किसी से भी डिनोट कर दो,
तो हम यहाँ पे एक्स से नोट कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकल गया, तो पहले तो फॉर्मूला लगा देंगे m1 r1 या फिर m1 x1 लिख दो, m2 x2 लिख दो, है ना, और अपॉन में m1 प्लस m2 कर दो। अभी x तो ऐसे ही रहेगा। अब ये जो मास है m1 की जगह देखो आप क्या करेंगे, m1 की वैल्यू पुट करेंगे, r1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ये m2 की वैल्यू पुट करेंगे, r2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास ये रिजल्टिंग बॉडी का वो भी निकल के आ जाएगा। अब हम m1 की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। m1 बराबर जो हमारे पास है वो कैपिटल M है, इस तरीके से m1 बराबर कैपिटल M है, तो कैपिटल M रख दिया। और ये जो r1 है, r1 जो है वो इनिशियली r1 को आप क्या पुट करेंगे, सबसे पहले r1 आएगा सबसे पहले 0, क्योंकि हमारे पास देखो ये m जो है वो m क्या है, ये कैपिटल M जो मास है वो ओरिजिनल डिस्क का है। ओरिजिनल डिस्क का मास है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो O पे, यानी कि ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है। तो यानी कि जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा वो सीधा 0 निकल के आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस जो है ओरिजिन से इस मास m की, कैपिटल M मास की, यानी कि जो ओरिजिनल डिस्क है उसकी जो डिस्टेंस होगी वो ओरिजिन से कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास मास है ओरिजिनल डिस्क का वो सेंटर पे यानी कि ओरिजिन पे ही लाई करता है। इस तरीके से अब आगे मास टू क्या है, जो हमने कट आउट करी डिस्क उसका मास, और उसका मास कितना हमने कंसिडर किया था -m/4, अभी कैलकुलेट करा, इंटू r2 इसका पोजीशन जो है r2 यहाँ पे इसका ओ डैश पे, तो यानी कि o से लेके ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से लेके इस o डैश तक की जो डिस्टेंस है r/2 उसको हम पुट कर देंगे इस तरीके से। अपॉन स्मॉल है ये जो m1 है हमारे पास, इस m1 की जगह आएगा कैपिटल M, और हमारे पास जो m2 इसकी जगह -m/4 इस तरीके से रख देंगे, है ना। तो m2 की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, -m/4 इस तरीके से हम निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना और x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। देखो यहाँ पे ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो होगा सॉल्व करके सिंपल m से m भी कैंसिल होगा, जो आपके पास बचेगा वो सिंपल आपका आंसर निकल के आएगा। देखो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो हमारे पास x की वैल्यू अभी क्या निकल के आई थी, देखो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई थी x = m × 0 और -m/4 इंटू r/2 और अपॉन में जो है वो हो जाएगा m - m/4। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये निकल जाएगा 0, ये हो जाएगा देखो m r माइनस में और अपॉन में 4 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4m - m 3m/4, और ये x बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा देखो -mr/8, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3m नीचे आ जाएगा, इस तरीके से 4 2 8 हो जाएगा। और तो x बराबर जो हो जाएगा देखो m से m भी कैंसिल हो गया, -r/6, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है हमारे पास रिजल्टिंग बॉडी का या फिर रिजल्टिंग डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो r/6 डिस्टेंस पे निकल गया। r/6 वो भी माइनस है, माइनस का मतलब o के लेफ्ट में। ध्यान रखना जो हमारे पास हमने सेंटर o लिया है, सेंटर o जो हमने कंसिडर किया ना, तो लेफ्ट, इसको लिख दो LEFT, लेफ्ट टू सेंटर o। तो यानी कि जो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा रिजल्टिंग बॉडी का, वो माइनस साइन का मतलब यह है कि जो हमारे पास ओरिजिन है उसके लेफ्ट साइड में r/6 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास इस रिजल्टिंग बॉडी का निकल के आ जाएगा। देखो माइनस डिस्टेंस का मतलब समझ गए ना, लेफ्ट टू o। अब देखो ओरिजिनल जो उसका सेंटर ऑफ मास था वो o पे लाई कर रहा था, किसका, जो हमारे पास ओरिजिनल डिस्क थी। लेकिन जैसे ही हमने वहां पे क्या करा, एक होल कट आउट किया r/2 डिस्टेंस का, है ना, r/2 डिस्टेंस का, जैसे हमने होल एक सर्कल या फिर एक डिस्क कट आउट की छोटी सी, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो गया, लेफ्ट में r/6 डिस्टेंस क्या हो गया, चला गया, शिफ्ट हो गया। इस तरीके से इसका सेंटर ऑफ मास आप कैलकुलेट कर देंगे।